हम लोग अभी जैसा कहा था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति पर बात करेंगे। अलाउद्दीन मध्यकाल का एक यूनिक बादशाह है जिसने हम लोगों के आज के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पीडीएस सिस्टम की तरह से एक मूल्य नियंत्रित बाजार की स्थापना की थी, जिस बाजार में प्रायः सभी सामानों के मूल्य निर्धारित मूल्य पर बेचे जाते थे और इसके लिए उसने एक व्यापक व्यवस्था की थी। इस तरह की बाजार नियंत्रण नीति अपने आप में यूनिक है मध्यकाल के लिए। हाँ, ये जरूर है कि अलाउद्दीन ने जो नीति अपनाई वो उस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी जैसे आज के समय में ब्यूरोक्रेसी में होती है। इसीलिए अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ही वह नीति फेल कर गई, असफल हो गई। लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जब तक अलाउद्दीन जिंदा रहा, सक्षम रहा, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन भारत के इतिहास में किसी भी शासक के द्वारा किया गया आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है और उस समय अपनी सफलता के लिए अलाउद्दीन को निश्चित रूप से श्रेय दिया जाना चाहिए। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति को दो चीजों में भी डिफाइन किया जा सकता है कि पॉलिसी ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड देन पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। A proper distribution on a fixed price also depends on the proper procurement of the commodities which are being distributed. तो आपको जिन सामानों को आप देने की बात करते हैं उन सामानों की उपलब्धता आपके पास लगातार होनी चाहिए। इसीलिए इसे पॉलिसी ऑफ प्रोक्यूरमेंट इकट्ठा करना और पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करना भी होता है। इसलिए एक इतिहासकार ने कहा है कि अलाउद्दीन्स रिफॉर्म्स आर नथिंग बट a systematized method of collection of surplus and distribution among the army, यानी अधिशेष का इकट्ठा किया जाना और उसे सेना में बांट दिया जाना। तो पहला नंबर हमें पहला जो प्रेमाइस हुआ ये अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का अर्थ है उसके द्वारा निर्धारित बाजारों में निर्धारित वस्तुओं को निश्चित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसका दूसरा पक्ष है कि अलाउद्दीन ने ऐसा क्यों किया, यह नीति उसने क्यों अपनाई, या व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल। क्योंकि इसके पूर्व और किसी भी शासक ने इस तरह के कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे। तो अलाउद्दीन ने ऐसा क्यों किया? कुछ लोगों का कहना है कि अलाउद्दीन ये तो सत्य है कि अलाउद्दीन के जमाने में बड़े पैमाने पर या सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भारत पर हुए। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ी और 4,75,000 के आसपास उसकी सेना थी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने अस्थायी सेना रखी और अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया। दिल्ली सल्तनत में प्रायः जो सेना होती थी उसे नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इस्लाम में खम्स, एक बात है खम्स यानी वार बूटी। खम्स वार बूटी है यानी युद्ध में लूट का जो लूट जो होता है। तो उस जमाने में इस्लाम में नियम था कि अगर 100 रुपया लूटा जाएगा तो 80 सोल्जर्स को जाएगा और 20 स्टेट को जाएगा। 100 रुपया लूटा जाएगा तो 80 सैनिक को जाएगा और 20 राज्य को जाएगा। और ये इंस्पिरेशन होता था उस जमाने में सैनिकों को युद्ध में अपना बेस्ट देने का या कहीं भी जाकर युद्ध करने का। तो
ये खम से ही मूल आय का साधन हुआ करता था उस जमाने के सैनिकों का। लेकिन अलाउद्दीन जिस राज्य की स्थापना करने जा रहा था, बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेट हो चुका था और एक्सपेंशन की तरफ जा रहा था। लेकिन इसी समय दिल्ली सल्तनत को भीषण मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए अपनी सीमा को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रखना जरूरी था। तो एक तरफ मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रखना जरूरी था, दूसरी तरफ उत्तरी भारत में उसे जो राजपूत राज्यों पर या जो भारत के हिंदू राज्य थे उन पर नियंत्रण करना भी जरूरी था। तो बहुत सारे राजपूत राज्य थे, तो उनके लिए एक नियमित सेना की जरूरत थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना गठित की जो लगभग 5 लाख के आसपास सेना थी, उससे ज्यादा ही थी कुछ। और एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि अलाउद्दीन की सेना में 2/3 हिंदू थे। 2/3 अलाउद्दीन की सेना में हिंदू लोग थे। तो उस सेना में चूंकि उतने बड़े पैमाने पर सैनिकों का जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा था, उसमें सभी के सभी मुसलमान उतनी संख्या पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए अलाउद्दीन ने हिंदुओं को भी अपनी सेना में शामिल किया। इसलिए सल्तनत काल के इस हिस्से को पढ़ने में यह बात ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन की सेना में 2/3 से अधिक लोग हिंदू थे। तो मेरे यहाँ ये है कि इतनी बड़ी सेना थी और इतनी बड़ी सेना को नगद वेतन देना था। तो अलाउद्दीन पहला आदमी है जो अस्थायी सेना रखता है दिल्ली सल्तनत में, और पहला शासक है, सुल्तान है, जो सैनिकों को नगद वेतन देता है। अलाउद्दीन के जमाने में एक सैनिक को एक घोड़ा के साथ 234 टन का वेतन मिलता था। 234 टन का वेतन मिलता था। टन का उस समय का मुद्रा था, सिल्वर कॉइन। और एडिशनल सैनिक रखने पर, एडिशनल घोड़ा रखने पर, अगर एक और घोड़ा रखते हैं तो 78 टन का ऐड होता है ना, 78 टन का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जब आप सैनिक रखते हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी या जो सामान्य प्रशासन का नियम है कि सैनिकों या आपके कर्मचारियों का वेतन प्रति साल इन्फ्लेशन के अनुसार बढ़ना चाहिए। अलाउद्दीन के पास ये 2 ही ऑप्शन था कि प्रति वर्ष अपने सैनिकों का वेतन महंगाई के अनुसार बढ़ाए, या अगर वेतन न बढ़ाए तो सैनिकों को उपलब्ध करवाने वाले सामानों का मूल्य न बढ़े। तो चूंकि सामानों का मूल्य बढ़ता है, इसलिए डीए अलाउंस आज भी हम लोग सरकारें देती हैं अपने कर्मचारियों को। तो अलाउद्दीन के पास ये ऑप्शन था कि सैनिकों के जरूरत वाले सामानों का या तो मूल्य न बढ़े या उन्हें निर्धारित मूल्य पर सामान मिले, और नहीं तो प्रति साल उनको वेतन बढ़ाया जाए। अलाउद्दीन ने लगता है कि दूसरा ऑप्शन लिया। उसने सैनिकों के वेतन को प्रति साल बढ़ाने में उसको बहुत ज्यादा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता, इसके मुकाबले उसको बेटर ऑप्शन लगा कि वह सैनिकों के मिलने वाले सामानों के मूल्य को ही निर्धारित कर दे। इसी को इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति कहलाता है। हालांकि इतिहासकारों के विचार इसमें थोड़ा डिफरेंट भी है। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य का निर्धारण केवल सैनिकों के लिए नहीं था, आम जनता के लिए भी था। कुछ लोगों का कहना है कि केवल दिल्ली भर के लिए था, कुछ लोगों का कहना था कि मुल्तान से इलाहाबाद तक के लिए था, और कुछ लोगों का कहना है कि पूरे राज्य में था। लेकिन अब जो भी रहा हो, उस समय उसके जमाने में या तो सैनिकों के लिए रहा हो, पूरे राज्य में रहा हो, केवल दिल्ली में रहा हो, जो भी हो, आप एक सफल नीति थी, चाहे जिसके लिए भी रहा हो। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 तरह के बाजारों का निर्माण किया। एक था गल्ला मंडी, है ना, जो यहां पर लिखा हुआ है गल्ला मंडी, यानी फूड ग्रेन मार्केट। दूसरा था सराय अदल, यानी कीमती वस्तुओं का बाजार। सराय अदल ये कीमती वस्तुओं का बाजार था।
और तीसरा बाजार था दास और मवेशी बाजार। अलाउद्दीन का जो फूड ग्रेन मार्केट यानी गल्ला मंडी मार्केट था वो 7 नियमों के तहत चला। देयर वर 7 रेगुलेशंस टू रन द फूड ग्रेन मार्केट। उसमें पहले अधिनियम के अनुसार प्राइसेज ऑफ द फूड ग्रेन्स सोल्ड इन द मार्केट वेयर टू बी फिक्स्ड। इस बाजार में बेचे जाने वाले वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किया गया। जैसे उस जमाने में गेहूं 7.5 जितल प्रतिमन, जौ 4 जितल, चावल 5 जितल, दाल 5 जितल, चना 5 जितल, मोठ 3 जितल, यानी सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित थे कि अमुक सामान का मूल्य ऐसे है। तो फर्स्ट रेगुलेशन के अनुसार उस फूड ग्रेन बाजार में बेचे जाने वाले वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारण किया गया। दूसरे अधिनियम के अनुसार गल्ला मंडी के नियंत्रण के लिए सहना ए मंडी की नियुक्ति हुई और सहना ए मंडी को असिस्ट करने के लिए बरीद और मुनाही ये 2 लोग अपॉइंट किए गए जो बाजार के देखरेख में एक गुप्तचर लोग थे और इन लोगों का ड्यूटी था कि बाजार के देखरेख करेंगे। तीसरे अधिनियम के अनुसार सरकारी गोदामों से गल्ला एकत्रित करना और सरकारी गोदामों के लिए गल्ला एकत्रित करना, दुआब से मूलतः गल्ला एकत्रित किया जाता था और किसानों को इंस्ट्रक्शन था कि वो अपने सरप्लस अनाज सीधे राज्य के कर्मचारियों को दे दें। हो सकता है कि बहुत सारे मामलों में लोगों को लैंड रेवेन्यू भी गल्ला के रूप में ही देने के लिए कहा गया। किसानों को यह अधिकार था कि वो अपने अनाज स्वयं भी बेच सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उनको सामान बेचना था। तो कोई भी किसान यह प्रीफर नहीं करेगा कि उसको भी ले आने में खर्च होगा, तो वह सीधे सरकारी कर्मचारियों को ही दे देता था। तो प्रोक्यूरमेंट की जो प्रक्रिया थी बहुत ही निर्धारित थी। दुआब से उन सामानों को अलीगढ़ के पास एक जगह है झायन, वहां जमा किया जाता था। और झायन जैसे आज भी वेयर हाउसिंग होता है पीडीएस के लिए, तो झायन वहां लाया जाता था। झायन में सभी जगह से अनाजों को इकट्ठा करके झायन में लाया गया और झायन से फिर दिल्ली भेजा जाता था। तो तीसरे अधिनियम के अनुसार प्रोक्यूरमेंट का एक प्रोसेस था। चौथे अधिनियम के अनुसार गल्ले के परिवहन करने वाले अधिकारियों को सहना ए मंडी के अधीन किया गया। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मुश्किल होता। उस जमाने में जो बंजारे लोग थे वही ट्रांसपोर्ट करते थे, तो अब सरकार के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इन लोगों को निर्धारित मूल्य मिलता। तो यह डर था कि ऐसा ना हो कि ये लोग सरकारी काम छोड़कर भाग जाएं। तो अलाउद्दीन इस मामले में थोड़ा क्रूर था। अलाउद्दीन ने इस तरह के सारे बंजारों को वहां काम में लगवाया और उनके परिवार के लोगों को दिल्ली में लगभग गिरवी रखा कि अगर बंजारे लोग ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी दिक्कत करेंगे तो उनके परिवार वालों को वह दंडित करेगा। तो इसलिए बंजारों के पास कोई विकल्प नहीं था। तो अलाउद्दीन के गल्ला के परिवहन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, भले वो जबरदस्ती कर रहा था। पांचवें अधिनियम के अनुसार प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी का कठोरता पूर्वक दमन किया गया। यानी बाजार में ये बरीद और मुनाहिन घूमते रहते थे। और सपोज कीजिए और ग्राहक के रूप में घूमते थे। अगर कोई भी व्यक्ति सामान बेचने वाला अगर तौल में गलत बेच दिया तो तौल में जितनी कमी होगी उतना मांस उस व्यक्ति के शरीर से काट लिया जाता था सरेआम। तो दंड देने का प्रथा भी बहुत हार्ड था, क्रूर था। इस तरह से वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता था। छठे अधिनियम के अनुसार किसानों को, व्यापारियों को अपना गल्ला निश्चित नगद मूल्य पर देना था। वही जो मैंने पहले भी कहा कि निश्चित नगद मूल्य पर देना है, घर नहीं ले जाना है, जो भी सरप्लस है उनका। और सातवें अधिनियम के अनुसार सहना ए मंडी, बरीद और मुनाही को बाजार की रिपोर्ट प्रतिदिन बादशाह को देनी है, अलग अलग देनी है।
तो इन लोगों में डर होता था कि रिपोर्ट बहुत एक्यूरेट हो, क्योंकि तीनों के रिपोर्ट में अगर कोई भी फर्क होगा तो जिस पर भी शक होगा वो दंडित होगा। तो इस तरह से गल्ला मंडी के बाजार में गल्ला के प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों पक्षों को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही योग्यतापूर्वक, बहुत ही इफिशिएंटली मेंटेन करने का प्रयास किया। तो ये अलाउद्दीन का एक बड़ा ही सोचा समझा नीति था और इसको निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरा बाजार सराय-ए-अदल था। सराय-ए-अदल का मतलब होता है न्याय का स्थान, प्लेस ऑफ जस्टिस। लेकिन दिल्ली के बाहर ही एक जगह बना हुआ था। चूंकि किसी भी राज्य में किसी भी समय में कुछ प्रेशियस वस्तुएं होती हैं, कीमती वस्तुएं होती हैं जो प्रायः आपके इंटरनली नहीं मिलती, उनका आयात करना पड़ता है। अब सवाल ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लोगों के लिए बाजार में नियंत्रित मूल्य पर सामान बेचने की बात कही थी, लेकिन बाहर का व्यापारी जो आएगा, जो पैसा लगाएगा, वह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहेगा। स्वाभाविक है कि अगर एक बार वो आपसे पकड़ा गया और आपके कहे अनुसार अगर उसने सामान बेचा और उसे यथोचित लाभ न मिला, अगर जितना वो चाहता है उतना लाभ न मिला, तो अगली बार से वह नहीं आएगा। तो जब प्रोक्यूरमेंट नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपका बाजार फ्लॉप कर जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन लिया और इस बाजार को भी सफल करने के लिए कमर कसी और एप्रोप्रिएट स्टेप्स उन्होंने लिए। इसके लिए 5 नियम बनाए। तो सराय-ए-अदल को चलाने के लिए 5 नियम थे। पहले नियम के अनुसार सराय-ए-अदल की स्थापना हुई जहां बाहर से लाए गए कीमती सामानों को स्टोर किया जाता था। दूसरे अधिनियम के अनुसार पुनः ऐसे वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किया गया, जैसे गल्ला मंडी में जैसे रेशम का वस्त्र, सूती कपड़ा, चीनी, घी, नमक, ये सब उस जमाने के कीमती सामान थे। तीसरे अधिनियम के अनुसार व्यापारियों को इंस्ट्रक्शन था कि वह वाणिज्य मंत्रालय यानी दीवान-ए-रियासत, वाणिज्य मंत्रालय दीवान-ए-रियासत में अपना पंजीकरण करवाएंगे। दे विल रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इन द दीवान-ए-रियासत। और यानी इट वाज अ सिस्टम ऑफ टू कंट्रोल द ट्रेडर्स सो दैट कि उन पर लगे कि ये ट्रेडर्स हैं और इन चीजों का व्यापार ये करते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी रखना। चौथा अधिनियम मुल्तानी व्यापारियों से संबंधित था, जो बाहर के व्यापारी थे। उनके साथ लाभ का एक सवाल था कि मुल्तानी व्यापारी बाहरी व्यापारी हैं, उनको लाभ चाहिए। अगर उनको प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आगे से सामान बेचने नहीं आए। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए 20 लाख टंका का एक अलग कोष बनाया, एक अधिकारी नियुक्त किया और उसने कहा कि इन बाहरी व्यापारियों से सामान उन बाहरी व्यापारियों के निर्धारित मूल्य पर लो और अगले साल उनको सामान लाने के लिए अग्रिम एडवांस भी दे दो। इस तरह से बाहर से जो सामान आएगा उन व्यापारियों को अपने मन के हिसाब से पैसा मिला, उन सामानों को सराय-ए-अदल में रखो और उसे फिर बाजार में अपने मूल्य पर दो। तो यह एक तरह की सब्सिडी थी जो आज दी जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की, फंड की व्यवस्था की और उनको एडवांस भी दिया ताकि वो व्यापारी सामानों के प्रोक्यूरमेंट में कोई बाधा ना लाए, है ना। और 5वें अधिनियम के अनुसार एक अधिकारी था परवाना नवीस, इसकी नियुक्ति हुई। परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी था। जैसे उस जमाने में अगर आपको इस बाजार में जाना है तो आपको इस आदमी से परमिट लेना था कि रेशम का कपड़ा 10 मीटर चाहिए, नमक इतना चाहिए, चीनी इतना चाहिए, ये कपड़ा इतना चाहिए। तो इससे 2 फायदा था। कंट्रोल्ड, जैसे
आज भी पीडीएस की दुकान में निर्धारित होता है कि आपको गेहूं इतना किलो मिलेगा, चावल इतना किलो मिलेगा, निर्धारित होता है। उसी तरह से प्रेशियस जो कमोडिटीज हैं वो अनरिस्ट्रेंड कोई न ले, क्योंकि वह बाहर से आ रहा है, तो उसके लिए निर्धारित होता था कि हाँ आप अपने जरूरत के अनुसार ही इतना कपड़ा लेंगे। दूसरे, इससे यह भी पता चलता था कि जो आदमी कपड़ा खरीद रहा है उसकी माली हालत क्या है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वैसे लोगों पर भी नजर रखता था जिनकी आय उनकी औकात से अधिक है। तो अगर आप इस बाजार में लोभ लालच से गए और सामान ज्यादा खरीदेंगे तो अलाउद्दीन तुरंत आपके पीछे जासूस लगाएगा कि पता करो कि इसके पास अतिरिक्त आय कहां से आ रहा है, और वैसे लोगों को सजा देने का भी प्रावधान था। तो बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए परमिट की व्यवस्था थी। तीसरा बाजार घोड़ा, दास और मवेशियों का था, लेकिन इसमें घोड़ा का व्यापार मवेशी में सबसे इंपॉर्टेंट था। अलाउद्दीन या जो मुस्लिम सेना रही है वो कैवेलरी बेस्ड सेना रही है, उसे उनके लिए घोड़े की आवश्यकता सबसे अधिक रही है, और घोड़ा अरब से ही आयात होता था। उसमें हमेशा संभावना होती थी कि घोड़े के जो व्यापारी बाहर से आएंगे उन व्यापारियों से जो पूंजीपति है घोड़ा खरीद लेंगे और मनमाने दाम पर घोड़ों को बेचेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, क्योंकि इसको बड़े पैमाने पर घोड़े चाहिए थे, क्योंकि इसकी सेना बहुत बड़ी थी। इसके लिए 4 नियम उसने निर्धारित किए। उसने पहला नियम निर्धारित किया कि किस्म के अनुसार घोड़ों का मूल्य निर्धारित किया गया। अगर सबसे अच्छा घोड़ा है तो जनरली 100 से 120 टंका में था। द्वितीय मध्यम श्रेणी की घोड़ा 80 से 90 टंका में था, और निम्न श्रेणी का घोड़ा 60 से 70 टंका था। ये मूल्य निर्धारित, यानी इससे अधिक दाम पर आप नहीं बेच सकते हैं बाजार में। दूसरे नियम के अनुसार बड़े बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों का बहिष्कार किया गया और कहा गया कि मोनोपोली बेचने का नहीं होना चाहिए, यानी सारा घोड़ा एक आदमी खरीद कर रख ले पैसा लगा के और फिर मनमाने दाम पर बेचेगा, इस चीज को उसने बैन कर दिया। तीसरा, दलालों पर भी कठिन नियंत्रण लगाया गया, क्योंकि इससे राज्य को हानि होना था, क्योंकि घोड़ा राज्य की सबसे बड़ी जरूरत थी। और चौथे नियम के अनुसार सुल्तान भी स्वयं बार बार बाजार की जांच पड़ताल करते रहता था, ताकि स्वयं भी इंटरेस्ट लेता था, ताकि बाजार में इधर उधर न हो। जहां तक दास का सवाल था, घर में काम करने वाले एवरेज दासों की कीमत 5 से 12 टंका थी। महिलाओं का जो इधर उधर उसका 20, 30, 40 टंका था, और एक युवा दास होता था तो उसका 20 से 30 टंका उसका मूल्य होता था। तो और जो भारवाहक सामान ढोने वाले मवेशी होते थे उनका 30 से 40 टंका मूल्य होता था। तो ये सारा बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े ही मेटिकुलसली इम्प्लीमेंट किया, और स्वयं भी उस पर बहुत तीखी नजर रखता था, क्योंकि बिना केंद्रीय नियंत्रण के इस बाजार नियंत्रण पॉलिसी में, नीति में कहीं भी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि हर चीज का प्रोक्यूरमेंट बहुत प्रॉपरली होना था, और अगर कहीं भी प्रोक्यूरमेंट में दिक्कत होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन दिक्कत होगा और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की यह नीति बहुत ही यूनिक नीति है। सामान्य बाजार जो था वो दीवाने रियासत के अधीन था, और वह मतलब इसके द्वारा, उस विभाग के द्वारा उत्पादन लागत के अनुसार, प्रोडक्शन कॉस्ट के अनुसार छोटे से छोटे वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया गया था। याकूब नजीर उसका वाणिज्य मंत्री था, और उसकी सहायता के लिए मुहस्सिब होते थे, सेंसर, और नाजिर होते थे जो माप तौल अधिकारी थे। ये सभी लोग वाणिज्य मंत्रालय को असिस्ट करते थे। प्रत्येक बाजारों में सहनाओं की नियुक्ति थी, और उल्लंघन करने वालों को कड़े दंड दिए जाते थे। तो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति को प्रॉपरली लागू करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था की थी। अब सवाल है कि जियाउद्दीन बर्नी, जो उस समय का कंटेम्पररी हिस्टोरियन है,
और फतवा ए जहांदारी किताब लिखा है और तारीख ए फिरोज शाही किताब लिखा है। तो प्रशासन के लिए फतवा ए जहांदारी किताब सल्तनत काल का मेन किताब है। उसमें उसने लिखा है कि यह व्यवस्था दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए ही थी। जियाउद्दीन बर्नी और फिर जो मोरलैंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के एक बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने लिखा है। लेकिन यह भी बात है कि सैनिक केवल दिल्ली में तो रहते नहीं थे, सैनिक आसपास के कई क्षेत्रों में रहते थे। तो अगर केवल सैनिकों के लिए भी रहा होगा तो इट वुड हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज ऑल्सो। फरिश्ता जो है, फरिश्ता का कहना है कि इट इज फॉर द होल स्टेट, पूरे राज्य के लिए था। तो ये लोगों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी उस जमाने में मध्यकाल में यह एक यूनिक पॉलिसी है और इसे कोई सक्षम राजा के द्वारा ही चलाया जा सकता था। आज चूंकि आधुनिक राज्य है और बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी है, ऊपर से नीचे तक अधिकारियों का एक वर्ग है, तभी आप देखते हैं पीडीएस सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार होता है और स्थानीय स्तर पर क्या क्या होते रहता है। लेकिन उस जमाने में भी अलाउद्दीन ने अगर इस व्यवस्था को लागू किया तो अलाउद्दीन को इस इतने ऊंचे दर्जे के प्रशासनिक नीति को लागू करने और अपने जीवन काल में इसे सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ निश्चित रूप से जैसे ही अलाउद्दीन मरा तो इसके सक्सेसर में बहुत कंफ्यूजन हुआ और राज्य की स्थिति वो नहीं रहे और इसके उत्तराधिकारी इसके इस नीति को आगे ले जा सकने में सक्षम नहीं हुए। इसलिए अलाउद्दीन के मरते ही यह बाजार नियंत्रण नीति कोलैप्स कर गई। लेकिन निश्चित रूप से मध्यकाल के लिए यह एक बहुत ही सक्सेसफुल, इनोवेटिव और नियंत्रित नीति थी और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को श्रेय दिया जाना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस तरह के लेक्चर से आप लोगों को फायदा होगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह के लेक्चर लगातार लोड होता रहे और व्यापक स्तर पर जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं उनको इनसे फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।